नमस्कार। संस्कृति यात्रा के नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। ये यात्रा है भारत भूमि की, जहां धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, लोक परंपरा से परिपूर्ण संस्कृति पुष्पित और पल्लवित होती है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक की सांस्कृतिक यात्रा पर चलने से पहले आपको बता दें कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA के सौजन्य से संसद टीवी पर यह यात्रा आज ही के दिन इसी समय हर सप्ताह होगी और भारतीय संस्कृति के नए नए आयाम प्रस्तुत करेगी। यात्रा का आरंभ करते हैं संस्कृति संग्रहण की प्रक्रिया से साप्ताहिकी में, यानी पिछले सप्ताह IGNCA और इसके क्षेत्रीय केंद्रों में हुए सांस्कृतिक गतिविधियों की झलकियां। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं सप्ताह भर की महत्वपूर्ण हलचल पर साप्ताहिकी में। IGNCA के जनपद संपदा प्रभाग ने ज्ञान पथ श्रृंखला के अंतर्गत एक रोचक व्याख्यान का आयोजन किया, जिसका विषय था कैरिकेचरिंग कल्चर इन इंडिया, डीकॉलोनाइजिंग एंथ्रोपोलॉजी थ्रू विजुअल सटायर, यानी भारत में व्यंग चित्र संस्कृति, दृश्य व्यंग के माध्यम से मानव शास्त्र का व्युपनिवेशीकरण। इस व्याख्यान की अध्यक्षता IGNCA के डीन और कलानिधि के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने की। इस अवसर पर अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु गरोला खंडूरी ने सारगर्भित व्याख्यान दिया। Being the preserve of anthropologists for studying culture, for recording culture and for communicating their research about culture to their readers and students, the idea that cartoons could be a subject of anthropological research and ethnographic research with a social and cultural life deserving of our attention, this idea took the discipline of anthropology and the liberal arts a long time to embrace. So this is something with a very recent history, this way of using or doing an ethnography of cartooning culture. IGNCA के कला निधि विभाग ने मोइडम्स द माउंड बरियल सिस्टम ऑफ द होम्स विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। हाल ही में आयोजित हुए विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में असम के मोइडम्स को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। मोइडम्स की ही थीम पर आयोजित हुए इस विशेष व्याख्यान में असम के अहोम राजवंश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित नागालैंड विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर समुद्रगुप्त कश्यप और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस निदेशक प्रोफेसर नारायण सिंह राव ने अपने विचार साझा किए। Now, this protection of the Moidams was a very big issue. In 1662-63, as we found when Mir Jumla headed a Mughal army and he invaded Assam and they captured even Gargaon and Choraidu, he dug up several of those Moidams and took them in boats. There's a French officer who was there at Dhaka at that time, who had left behind a book account of Assam and Bengal, where he mentions about several boatloads of gold and silver and other ivory and other things which were looted from here and taken away to Bengal, to Dhaka, which was then the head of the Bengal province of the Mughals. आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान के विद्यार्थियों और प्रशासनिक सदस्यों ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का शैक्षिक भ्रमण किया। इस परिभ्रमण दल में लगभग 400 विद्यार्थी और अन्य अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र द्वारा किए जा रहे कला और संस्कृति संरक्षण कार्यों की जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थियों ने लघु फिल्म के माध्यम से केंद्र की गतिविधियों का अवलोकन किया। इस शैक्षिक भ्रमण ने विद्यार्थियों को भारतीय कला, संस्कृति और धरोहर के महत्व को बारीकी से समझने का अवसर प्रदान किया। केंद्र का ये प्रयास विद्यार्थियों को कला और संस्कृति के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र पुडुचेरी ने तीसरे विश्व तमिल विकास सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का शीर्षक था तमिल साहित्य में सांस्कृतिक अभिलेख। इसका आयोजन तमिलनाडु के कुड्डालोर के सेंट थॉमस आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य था तमिल साहित्य में विभिन्न सांस्कृतिक अभिलेखों की खोज करना। इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार साझा किए। 48 मिलियन से ज्यादा बोली जाने वाली तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा तमिल श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों, हिंद महासागर,
और दक्षिण प्रशांत के विभिन्न द्वीपों में बोली जाती है। साप्ताहिकी में आपने देखा कि कैसे IGNCA द्वारा संस्कृति का संग्रहण किया जाता है। संस्कृति संग्रहण केवल शिक्षित समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की असंख्य जनजातियां भी इसमें भागीदार हैं। ऐसी ही एक जनजाति की बात करेंगे संस्कृति यात्रा के अगले पड़ाव विशेष में। झारखंड के संथाल परगना स्थित दुमका क्षेत्र में बसी पहाड़िया जनजाति, ये भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है, जो अपनी अनूठी संस्कृति, रीति रिवाजों और प्रकृति के साथ एक अद्भुत तालमेल के लिए जानी जाती है। इनका जीवन सदियों से प्रकृति पर निर्भर रहा है। निर्भरता के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण के लिए ये झूम खेती करते हैं, यानी जंगल का एक हिस्सा साफ करके उस पर खेती करना और अगली फसल ऐसी ही किसी दूसरी जगह पर करना, ताकि मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे और जंगलों का क्षेत्रफल भी कम ना हो। बहुतायत शिक्षा और रोजगार से दूरी होने के बाद भी झारखंड की ये वनवासी जनजाति अपनी समृद्ध विरासत के साथ प्रसन्नचित्त है। आइए देखते हैं विशेष में IGNCA की फिल्म द पहाड़ियाज एंड एंडेंजर्ड ट्राइब के कुछ अंश। The Paharias are usually confined their habitat in Daminico area of erstwhile Santhal Pargana district, which is now divided into Dumka, Pakur, Sahibganj, Godda, Deoghar and Jamtara districts in Jharkhand state. The principal range in the district is Rajmahal Hills, which rise abruptly to some 1000 to 2000 feet on the southern bank of the river Ganga, where this tribe is settled. Daminico, a Persian word, means skirts of the hills. This land has been regarded by the British government as a reserve for the tribes of the district. The record reveals that the earliest inhabitants are Malay, Shaurya Pahadiya, who were found in the north of Rajmahal Hills, while Mal Pahadiya are found in the south and west of the Rajmahal Hill. Water is very precious for the Paharias. Even today, they depend on the natural sources like streams for their water for drinking and other purposes. They walk miles to fetch water. At times, they have to climb down 3 to 4 kilometers to collect it. River is the another source of water. Water is stored on a bamboo platform at a certain height from the ground to ensure that no animal could reach it. The Shaurya Pahadiyas often live in mud houses. The walls have painted flowers, foliage and peacocks, which is called pupu in Pahadiya language. Sometimes the cottages are made of wood. The roofs are made of tiles or kedo grass. The fences are made of kabro tulsi or brushwood of odhor or of split bamboo. The rooms are supported by pillars or poles with a main pillar at the center. Shauryas use ukli, that is mortar, and samat, that is pestle, jantir, that is grinding stone, and dheki, that is husking instrument to grind grains. They prepare Pahadiya rice and flour from millets and maize. Makai is ready by October and November, while the rest are ready by December and January. Mustard is also cultivated during this time. The food is stored in aluminium and earthen vessels suspended from the roof. At the end of Kurva, the Pahadiyas have some earning. Hence, marriages are proposed. The marriage arrangers or situ visits the houses of prospective brides and grooms. If the marriage is settled, apart from being invited, he earns dhoti, daru, money, etc.
Shindurdan, that is adorning the bride with vermilion, and Konnapon, that is bride price, are common practices in marriage. The traditional ornaments owned by Pahariyas are no longer in vogue. In some villages, these are seen adorning the old generation women. The craftsmanship is also lost. The prestige attached to the traditional ornaments is also no longer there. After purification, a suitable day is fixed for naming the child. The mother's brother conducts this ceremony. In his presence, the child's father or any elderly male member of the family conduct it. The word of evil and ill health, exorcism, faith, and herbal medicine are still prevalent amongst the Pahariyas. The herbs are echoed from the forest. Outsiders often ransack the Pahariya forests and collect large amounts of medicinal herbs which are sold at an exorbitant rate in the cities. ऐसे हम लोग अपना गांव वाले ही शिकार करते हैं। पुरसाद अगर गांव में कुछ काम नहीं है या अगल बगल में अगर सुअर है तो उनको शिकार करते हैं। वो सब जो सबसे पहले जो फला मारेगा उसको 3 हिस्सों में 1 हिस्सा मिलता है उनको, और 2 हिस्सा जितना 10 जितना आदमी जाते हैं उसमें से हिस्सा करते हैं। Snake dancing is another instance of the Pahariya's relation with the forest. However, this culture is in the ebb. While farming in the maize or barbuti fields, they catch ajogor from the forests or the mountains and worship them. They are taken from house to house and vutta and barbuti is collected. At the end of 1 month, the snake is again worshipped and left in the forest. The snake is a symbol of good luck for the Pahariyas. The Pahariyas are economically very impoverished. They prepare liquor from mohua and khejut sap, which they sell in the village market or local shops. Mahajan, that is money lender, is the most important figure in their economy and social life. He lends money as well as seeds for barbuti and all other seasonal crops. He charges a 50% interest rate on the principal amount soon after the harvest within about 4 to 6 months. He provides rice and other consumable items at a higher rate than the market. Owing to poverty and lack of regular income generation, Mahajani system is deep-seated in their lives. In some villages, voluntary organizations have set up community granaries to save the Pahariyas from the exploitation of the Mahajans. During the British period, the village hut, that is markets, were established by the Pahariyas. Today, they sell their surplus and other forest produce in the hut and buy their daily requirements. During Maghi festival, Jahir Than, a shrine in the forest, is first worshipped and then the bamboo tree is worshipped within the village premises. Bamboo trees are worshipped as Gosain, that is God in some places. The priest is called Nado. It is followed by a festivity and reception of the guests by offering drinks. The first corn of Makai and Barbuti are offered to the Gosain. The priest called Devasi undergo a state of trance during this time. Pahariyas are buried after death. The funeral rituals are performed afterwards, which is called Kaman. Some Pahariyas invite the villagers a year after their near one's death. The feast is followed by song and dance, which is known as Bhoj dance. Marriage proposals are given during this ritual. अभी आप देख रहे थे पहाड़िया जनजाति की जीवन शैली। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव लोक रंग की ओर और सीधे जा पहुंचते हैं भारत के एक जीवंत प्रदेश पंजाब।
वैसे तो भारत का हर राज्य, हर क्षेत्र अपनी अनूठी संगीत शैली लिए हुए है, पर फिर भी पंजाब का नाम आते ही शरीर में एक थिरकन शुरू हो जाती है। तो चलिए संस्कृति यात्रा के अगले पड़ाव लोकरंग में सुनते हैं पंजाब का लोकगीत देश राज लचकनी से। लाहौर में एक मिरासी परिवार में जन्मे ताज मोहम्मद देश विभाजन के समय घर वालों के साथ हिंदुस्तान आ गए और पटियाला के पास एक गांव लचकनी में बस गए। यही सिख समुदाय की वेशभूषा अपनाई और देशराज के नाम से संगीत यात्रा शुरू की। पारंपरिक रूप से गणेश वंदना से गाना शुरू करते हैं और वर्षों से हिंदू सिख समुदाय के जन्म से मृत्यु तक के बोल गाते हैं। वर्तमान में इनके धद जत्था यानी संगीत समूह में 3 पीढ़ियां एक साथ मंच पर होती हैं। देशराज जी गाते हैं, उनके सुपुत्र सुरजीत खान सारंगी बजाते हैं और उनके पोते अरमान अली धद पर संगत करते हैं। तो आइए सुनते हैं देशराज लचकनी जी को। सहबतों जी तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, ओ नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दियावंत चार भुजाधारी, मथे तेरे सदूर सोए मूसे की असवारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आदन को नैन देता, घोड़न को गाया, बाजन को पुत्र देता, निर्जन को माया। पिता महादेवा देवा आल कुमारिये, देवा याद कुमारिये दुखड़िये वरदे। निजक बहूने संतन मैया पर छल्ला दे। गुरमाली जी बाग लगाया करी जगत की रीत, गुरमाली जी बाग लगाया करी जगत की रीस। डाली डाली सिंह के तो फल पाया शापीख। खेले खेले बसाए रब दे वस दे, जिथे कदम फकीरा ने पाए। पंजा पीरा प्यारियां दी तैनू थापना नगरीए, तेरी सतगुरु बेल बधाए। नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूर्ण गुरी अवतार, आ जगमग जोत राज रही श्री अफजल नगरी अपार, श्री अफजल नगरी अपार, श्री अफजल नगरी अपार। अल्लाह वाहिगुरू बोल प्यारे भवसागर नू तर जेगा।
आपने, कैसा है पंजाब के मिरासी समुदाय का लोक संगीत। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की आत्मा यानी भारत के गांव की। संस्कृति यात्रा के अंतिम पड़ाव माटी सुगंध में आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के गांव बिसरख। ऐसा माना जाता है कि रामायण के एक अति महत्वपूर्ण पात्र और प्रखर पंडित रावण इसी गांव के निवासी थे और उनके पिता विश्रवा के नाम से ही इस गांव का नाम बिसरख पड़ा। यहाँ रावण का एक मंदिर है और आज भी लोग उनकी पूजा उपासना करते हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही परियोजना मेरा गांव मेरी धरोहर के सौजन्य से चलते हैं बिसरख माटी सुगंध में। रावण की जन्मस्थली होने के कारण बिसरख गांव काफी प्रसिद्ध है, इसलिए इसे रावण का गांव भी कहा जाता है। गांव में लगभग 882 घर हैं और कुल जनसंख्या 5470 है। यहाँ बच्चों की शिक्षा के लिए एक प्राथमिक विद्यालय भी मौजूद है। ये गांव 5000 साल पुराना है। यहाँ की स्थानीय भाषाएं हिंदी और उर्दू है। गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी मौजूद है, जहां डॉक्टर की सुविधा भी उपलब्ध है। गांव में ज्यादातर पक्के घर हैं। गांव में पानी, बिजली, इंटरनेट, रसोई गैस आदि सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। हमारे पूर्वज जो बताते हैं, बिसरख जो नाम इस गांव का रखा हुआ है वो रावण के पिताजी का नाम विशेषर था। एक शिव मंदिर है बहुत बड़ा अपने गांव में जो बहुत फेमस है। उस मंदिर की शिवलिंग की वो पूजा करते थे, तो उन्हीं विशेषर के नाम पे बिसरख नाम रखा गया है। गांव में रावण का एक मंदिर भी स्थित है, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति है। कहा जाता है कि ये प्राचीन मंदिर करीब 2000 से 3000 साल पुराना है। हालांकि बिसरख में दशहरा समाप्त होने वाले नवरात्रि के 9 दिनों को शोक की अवधि के रूप में मनाया जाता है। ग्रामीण रावण की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और यज्ञ करते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर गांव में रामलीला मनाई जाती है तो इससे ग्रामीणों पर रावण का प्रकोप भड़क जाएगा। रावण की जन्मस्थली होने के कारण ये गांव हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहता है। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको ये पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।